वेलकम टू प्रेप ज्ञान ऑनलाइन लर्निंग। प्रेप ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जैसा कि आप जानते हैं, सेशन में ग्रेड फर्स्ट सिंगल क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो करंट में आपका जो चैप्टर है वो मेजरमेंट है। तो चलिए अच्छे क्वेश्चनों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लीनियर कोई रैखिक मीटर है कोई, ठीक है, रैखिक मीटर दिया हुआ है और 1% ऑफ फुल स्केल एक्यूरेसी दी हुई है। ठीक है भाई, फुल स्केल एक्यूरेसी की वैल्यू आपकी 1% दी हुई है। शुड हैव ऑन द 1 वोल्ट ऑफ रेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको दो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। जो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन का कह रहा है, एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूं। लिखा है कि एक रैखिक मीटर जिसका पूर्ण पैमाने की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी कितनी दी है भाई, 1% दी है, और जबकि इसकी रेंज जो दी है वो है आपकी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आपका क्या दिया हुआ है, 1 वोल्ट आपका क्या दिया हुआ है, रेंज दी गई है, फुल स्केल वैल्यू है। ठीक है, ये क्या दिया है, फुल रेंज, फुल रेंज दिया हुआ है 1%। और आपका जो एरर है, एक्यूरेसी की बात आ रही है ना, तो एरर कितना आएगा, 1% एरर आएगा। आपको निकालना है डिवीजन, निकालना है आपको, क्या निकालना है, फुल स्केल और डिवीजन निकालना है। तो फुल स्केल डिवीजन कैसे आएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में आप फुल स्केल डिवीजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, रिसोल्यूशन निकालना होगा। रिसोल्यूशन कैसे निकालेंगे, रिसोल्यूशन के निकालने का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपको रिसोल्यूशन मालूम होता तो 1 रिसोल्यूशन कर देता। ठीक है, रिसोल्यूशन आ जाएगा। अब आपको यहां पर यह समझना है कि रिसोल्यूशन है क्या। तो सबसे पहली बात आपको समझना है, यहां समझना है आपको, देखिए ध्यान से समझेंगे। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में हमको जो इनपुट यूनिट्स हैं, इनपुट जो आप यूनिट में दे रहे हैं, उसमें कितना चेंज करें, मिनिमम चेंज इन इनपुट, मिनिमम चेंज इन इनपुट। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आउटपुट में रिजल्ट मिल जाए तो ये आपकी जो यूनिट है वो आपकी कराएगी रिसोल्यूशन। ठीक है, अब रिसोल्यूशन कैसे निकालेंगे, रिसोल्यूशन के लिए आपको याद रखना है, आपको एरर लेना है इनटू आपको लेना है फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू आपकी कितनी थी, एरर आपका था 1% और आपकी ये वैल्यू कितनी थी, 1। तो आप ऐसे देखेंगे तो 1/100 आप आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका रिसोल्यूशन आ गया। यहां पर आप रिसोल्यूशन निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फुल स्केल डिवीजन पे जाना है। तो ये जो आर है आपका, यहाँ पर आर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आर की आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/100 कर देंगे। 1/100 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी ऊपर पहुंचेगी, तो आपके 100 डिविजन्स आ जाएंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसमें जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपको समझना है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको वो मिनिमम वैल्यू जिसके चेंज करने से इनपुट में आप वो जो वैल्यू है उसको आप चेंज करने से आउटपुट में आप रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, तो वो मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं रिसोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, अब रिसोल्यूशन आपका आ गया। अब आपको फुल स्केल डिवीजन के साथ आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फुल स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 रिसोल्यूशन। ठीक है भाई, आंसर आपका आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है 2019 का। क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 25, मतलब रेंज दी हुई है 0 से 25। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैक्सिमम जो रेंज है आपके मीटर की वो आपकी कितनी आई, 25 एम्पियर की बात हो रही है। हैज गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। अब देखिए यही आपका ट्रेंड आ गया कि 1% फुल स्केल रीडिंग का कितना दिया हुआ है, आपका मैक्सिमम जो वैल्यू दी हुई है, रेंज कितनी दी है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है कि द करंट मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 10 एम्पियर। अब जो रीडिंग आपकी आई है, रीडिंग वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है आपको, मेजरिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं, मेजरिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू आपकी कितनी आई हुई है, 10 एम्पियर। ठीक है भाई, फुल स्केल वैल्यू कितनी दी हुई है, फुल स्केल वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, आपका दिया 25 एम्पियर। ठीक है, एरर जो दिया हुआ है वो एरर एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं, 1% आ रहा है। आपको निकालना है क्या भाई, आपको निकालना है लिमिटिंग एरर निकालना है, लिमिटिंग एरर निकालना है। लिमिटिंग एरर कैसे निकालेंगे भाई, लिमिटिंग एरर कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना होगा, पहले तो रेंज लिखना है इनटू एरर अपॉन आप क्या करेंगे, फुल स्केल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, रेंज आपकी कितनी थी, रेंज आपकी कितनी थी, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे क्योंकि यहां पर फुल स्केल
आपकी फुल स्केल आ जाएगा। अब रेंज आपकी कितनी दिया हुआ है 25, एरर कितना दिया हुआ है 1%, ये आपका 10 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 परसेंटेज में डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एरर हमने किस में लिया, परसेंटेज में लिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन किया, इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, पहले तो क्वेश्चन को देखना है। ये देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 17 में भी आया और 18 में भी आया, बैक टू बैक 3 इयर्स में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डैम्पिंग टॉर्क इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन सा भाई, आपने देखा होगा PMMC, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका मतलब इसी टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्या होता है आपको बताया, ये डीसी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, डीसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है। अब उसमें पूछा कि डैम्पिंग टॉर्क जो है, डैम्पिंग जो टॉर्क है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो आपको बता दिया TD जो होता है प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्लियर है। अब ये I आपका जो कंपनसेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, एडी करंट। एडी करंट कंपनसेटिंग होता है। इसमें याद रखना है कि जो आपका ये जो डैम्पिंग टॉर्क है, इसका मेन रीजन क्या होता है, आपका एडी करंट होता है। एडी करंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या आया हुआ है। 2018 का क्वेश्चन है, आरआरबी भुवनेश्वर का क्वेश्चन है, जेईएन का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये लिखा है कि द सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। आपको बताना है कौन सी कॉइल जो होती है एनर्जी मीटर में सीरीज कॉइल कहलाती है। ठीक है, पहले तो ये, और फिर उस कॉइल का जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि उस कॉइल में आपका जो वायर है वो थिन होगा या थिक वायर होगा। आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से आपको बताने हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपका एनर्जी मीटर है, जो आपका एनर्जी मीटर है उसमें दो कॉइल हैं। क्या पहला मैंने आपको बताया हुआ है करंट कॉइल बोलते हैं इसको, हम इसी कॉइल को हम क्या बोल देते हैं, इसी कॉइल को बोलते हैं सीरीज कॉइल। ठीक है, यह आपका क्या होता है, प्रेशर कॉइल होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल। ठीक है, अब ये जो सीरीज कॉइल है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो सीरीज कॉइल के लिए आपको याद रखना है, जो आपके वायर होते हैं वो आपके कैसे रहते हैं, थिक वायर होते हैं। ठीक है, और वायर थिक होते हैं तो उसका मतलब इसके टर्न कैसे रहेंगे, फ्यू रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। ये किसकी बात थी, आपकी करंट कॉइल की बात थी, सीरीज कॉइल भी बोल सकते हैं। और जो प्रेशर कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसके जो वायर होते हैं वो कैसे रहते हैं भाई, थिन वायर होते हैं। ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, इनमें नंबर ऑफ टर्न्स मोर होते हैं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो देखिए दोनों की आपकी जो स्पेशलिटी है मैंने आपको लिख दी। आप क्वेश्चन में आपको जैसा आता है आप वहां पर वैसा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको करंट कॉइल के बारे में पूछा, या ऐसा बोल सकते हैं सीरीज कॉइल के बारे में पूछा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें फ्यू होते हैं, कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और जो वायर होता है वो कैसा होता है, थिक वायर होता है। तो देखिए ऑप्शन लगा देते हैं भाई, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ आ रहा है थिन वायर, फ्यू टर्न, थिक वायर, फ्यू टर्न, फिर आ रहा है थिक वायर, मोर टर्न, और थिन वायर, मोर टर्न। तो देखिए ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, थिक वायर, फ्यू टर्न। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये किसकी बात थी भाई, ये बात थी करंट कॉइल की। ठीक है, इसी को सीरीज कॉइल भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आ चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। यहां देखिए, ये भी देखिए आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है 2014 का। देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए लिखा हुआ है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मिलीएमीटर। ठीक है, मिलीएमीटर इज मस्ट, यहां पर मस्ट लिखा है, एम है। ठीक है, मस्ट बी वेरी लो, बहुत ही कम होता है। क्यों, इसका कारण आपको बताना है। फिर हिंदी में रीड कर देता हूं, लिखा है मिलीएमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। अब ये उन्होंने कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया है, कॉज आपको बताना है कि मिलीएमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, आपको पता है स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन आ सकता है तो पूछ भी सकते हैं, हाई होता है, लो होता है, तो आप बता देना कि मिनिमम होता है। ठीक है भाई, अब ये क्यों होता है इसका रीजन आपको इसमें पूछा, तो आपको पता है कि हमारा जो मिलीएमीटर होता है इसमें जो हमारा करंट है, जो हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है और करंट के बीच में क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट कैसा रहेगा, कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो हमारी करंट कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात।
अब इसमें पूछा है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, तो इसका मतलब क्यों? तो आपको याद रखना है कि जो सर्किट के अंदर जो करंट जा रही है, जो मिली एमीटर जहां पर आपने सपोज दैट ये आपका मिली एमीटर यहां पर लगा हुआ है, यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तभी आपकी जो फुल करंट है इसमें पासेस थ्रू होगी। अगर हम रेजिस्टेंस को अपर रखेंगे, यहां पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की, जिसको हम स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा रख देंगे तो क्या होगा, हमारी सर्किट की जो करंट है वो प्रभावित होगी। इतना ही बस केवल आपको कॉमन सेंस लगाना है, अदरवाइज आपको कोई ऑप्शन पे नहीं जाना। इसका एक्यूरेसी से कोई रिलेशन नहीं, सेंसिटिविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं, वोल्टेज ड्रॉप के साथ भी कोई रिलेशन नहीं। आपको पता है क्या रिलेशन है भाई, रेजिस्टेंस का करंट के साथ रिलेशन है। तो बस यही आपको याद रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमारा लो होगा तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस लो होने के कारण जो सर्किट की करंट है वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर, समझ पाए? तो आंसर आपका क्या हो पाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फिगर बना के भी थोड़ा विजुअलाइजेशन बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां देखते हैं, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए यहां पर आ जाते हैं, लिखा है ए मीटर हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। चलिए भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात हो गई 90 डिग्री। ठीक है, एट एक्यूरेसी ऑफ यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, एक्यूरेसी ऑफ 14 लिखा हुआ है। चलिए भाई 14 लिख लेते हैं, जो लिखा है वो लिख लेते हैं, 14 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 एम्पियर भी हो सकता है, अच्छा ठीक है 14 एम्पियर लिख लीजिए। चलिए ठीक है, फिर लिखा है कि द रिस्पांस ऑफ मीटर इज स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर लॉ पे काम कर रहा है। अब यहां पर आपको समझना है स्क्वायर लॉ क्या, स्क्वायर लॉ का मतलब आपको समझना है कि थीटा और आई के बीच में आपका स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। थीटा और आई के बीच में स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू हम आई स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए यहां पर आ जाते हैं, क्लियर, समझ पाए? अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि पूछा है कि एज्यूमिंग इन स्प्रिंग कंट्रोल द करंट ऑफ ए डिफ्लेक्शन इन 45 डिग्री पर कितनी होगी। आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू, आपको थीटा 1 की वैल्यू दे दी आपको 90 डिग्री और करंट हमने ले लिया भाई 14 एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरा आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया इन्होंने, जो डिफ्लेक्शन दे दिया थीटा 2 की वैल्यू 45 दे दी। यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा है भाई I2 की वैल्यू कितना होगा। I2 की वैल्यू आपको पूछ लिया है कि I2 आपको कितना आएगा, इसका पूछा हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपका लिख दिया, यहां मैं दोबारा आपको नोट डाउन कर देता हूं। अगर हमारे केस 2 दिए हैं तो आप क्या करेंगे, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 के साथ आ जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर कर लेता हूं भाई। ठीक है, यहां पर 90 आ गया, ये 45 आ गया। यहां पर थीटा 1 की वैल्यू आपने रख दी, थीटा 2 की रख दी, I1 आपका 14 है और I2 आपने वैसे लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहां पर आपका 2 टाइम जाएगा। ठीक है, यहां अंडर रूट 2 आ गया, यहां 14 अपॉन I2 आ गया। रूट कहां से आ गया भाई, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो I2 की वैल्यू में निकालूंगा तो 14 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 14 अपॉन रूट 2 को कैसे करेंगे, रूट 2 पर कर दीजिए, यहाँ आपका 7 आ जाएगा, 7 रूट 2 आ जाएगा और 7 के साथ रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.414, इसकी वैल्यू लगभग आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखना होगा इसकी वैल्यू को एक बार देखना होगा, थोड़ा सा पेज ऐड करना होगा, वैल्यू को यहाँ पर देखना, ये वैल्यू 14 है या नहीं, इसको एक बार चेक करना होगा, क्योंकि थोड़ा डाउट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक आया, एग्जैक्ट में क्वेश्चन देखा तब समझ में आया, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा वही करना होगा, एक बार दोबारा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका वैल्यू सही नहीं दिया हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आए, यहाँ देखिए, एक बार दोबारा से हो जाए क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहां दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है ये क्या, 1 एम्पियर लिखा हुआ है। लिखा है कि मीटर हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री एट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ओके, तो उसके बाद दिया हुआ है द रिस्पॉन्स ऑफ द मीटर इज स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ पे काम कर रहा है भाई। ठीक है, एज्यूमिंग द स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग के साथ अगर इसमें कंट्रोलिंग मेथड्स यूज किया जा रहा है, द करंट और करंट डिफ्लेक्शन कितना 45 डिग्री पर कितना होगा। हिंदी में रीड कर देता हूं, लिखा है कि एक पैमाने का पूर्ण पैमाने पर, 1 मीटर का पूर्ण पैमाने पर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना दिया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 1 की वैल्यू में लिख लेता हूं 90 डिग्री हुई। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इसकी जो करंट है, यहां भी ये कर देता हूं मैं, करंट जो दिया है I1 की वैल्यू दिया है 1 एम्पियर। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू कितना दिया है 45, चलिए 45 डिग्री आ जाता है। आपको I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पर दिया क्या है भाई,
जो लॉ फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्क्वायर लॉ। तो स्क्वायर लॉ तो ये कहता है थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या कहता है भाई, आई स्क्वायर कहता है। तो आपको क्लियर है क्या आ जाएगा भाई, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको देखिए कैसा लगा, I1 की वैल्यू आपको पता है 90, यहाँ 45 आ गया, यहाँ 1 हुआ और नीचे आपका I2 चल रहा है। ठीक है भाई, चलने दीजिए, यहाँ पर 2 आ गया, इसमें आपने रूट किया तो 1 अपॉन रूट 2 आप इस तरह ले सकते हैं। I2 आ जाएगा, I2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखेगा 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.707। आपको आंसर देना है तो आंसर आप दे दीजिए भाई, आपका आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, समझ पाए, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको देखना है क्वेश्चन में, आपको 2 पॉइंट स्पेशल आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर आपको जिस लॉ के अकॉर्डिंग आपका मेजरिंग जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको दिया गया है तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर स्क्वायर लॉ बताया गया तो डिफ्लेक्शन और करंट के बीच में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, लेकिन स्क्वायर लॉ फॉलो होगा तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आपकी कंडीशन 2 दी है, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 के साथ I1 अपॉन I2 करेंगे। यहां से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी देखिए 2014 का क्वेश्चन है, यहाँ भी 2014 का क्वेश्चन है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है जो आपका स्टेटमेंट लिखे हुए ना, इसमें ऐसा आपको वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अब देखिए कैसे आप डिसाइड करेंगे। पहले एक एक स्टेटमेंट आपको समझना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आपके स्टेटमेंट लिखे हैं, यही आपके जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि आपको 4 ऑप्शन इसी के ही दे देंगे, फर्स्ट ऑप्शन के कि वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग आपके 4 पॉइंट उन्होंने बना दिए, तो आपको सही पॉइंट आपको देखना है कि कौन सा आपका पॉइंट होगा। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको आज स्टार्टिंग में ही आपको जब बताया हुआ है, कल जब स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन कल आपको बताए हुए तो उसमें आपको बताया हुआ था कि मल्टीप्लायर और शंट दो आपके इस तरीके के रेजिस्टेंस फॉर्मेट में यूज होते हैं। आपके जो एलिमेंट है जिससे आप वोल्टमीटर और आप शंट वोल्टमीटर और एमीटर बनाते हैं। तो वोल्टमीटर में क्या लगता है, मल्टीप्लायर होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती है, और आपका जो शंट होता है वो एमीटर में यूज होता है। वोल्टमीटर कहां यूज करते हैं आपको बताया, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जो आपका एमीटर होता है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आपको देखना है कि आपको बताया वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये बात तो सही है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट जो मैंने दिए उसी स्टेटमेंट्स को आप रेक्टिफाई करके आप निकालिए। यही स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, तो ये तो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, हमको गलत बताना है ना। ठीक है, चलिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब गलत बताना है। फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अरे सही बात है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो मेजरमेंट करेगा क्या, क्योंकि वो तो करंट का ही मेजरमेंट कर रहा है और सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है उसको। ओवरऑल करंट पासेस थ्रू फ्रॉम द एमीटर, इट मींस क्या होगा, वो तभी मेजरमेंट कर पाएगा जब सारी करंट की जो क्वांटिटी है उसमें से गुजरेगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड भी सही है, गलत नहीं है। तीसरे पे आते हैं, लिखा है कि शंट शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये भी बात सही है, मैंने आपको बताया। मल्टीप्लायर किसमें यूज करते हैं, वोल्टमीटर में, और वोल्टमीटर में यूज करते हैं मल्टीप्लायर का, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हायर होता है। और जो आपका शंट होता है एमीटर में यूज करते हैं, और एमीटर का जो आप देखते हैं शंट, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी रहती है, लो रहती है। तो ये बात भी सही है। अब आपका ऑप्शन ही एक बचा, इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। यहां लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ड्रॉ इज एप्लीकेबल करंट फ्रॉम द सोर्स। देखिए आपको ध्यान में रखना है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्टमीटर होता है वो उस समय करंट की वैल्यू 0 ड्रॉ करता है, करंट मिनिमम बिल्कुल ड्रॉ करता है। लेकिन यहां पर ये क्या लिखा कि आपकी ऐसी वैल्यू जो आप मेजरमेंट कर सके, तो आपको यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गलत है। ये ऑप्शन आपका वेरिएबल ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर ही होगा। हमने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको आंसर फॉर्मेट में जाना है तो हम राइट निशान ही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है कि आपका वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर नहीं है, इसको सही कर देता हूं, ये वाट मीटर है। ठीक है, चलिए ये वाट मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है, आपका आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि वॉट मीटर, यहां पर वॉट मीटर लिखा है, डबल टी है, स्पेलिंग में लिख लेते हैं, ये आपका वॉट मीटर। चलिए, वॉट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि जो हमारा वॉट मीटर है किस सिद्धांत पर नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझना है भाई कि आपका जो वॉट मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है,
ये तो आपको मालूम होगा, तभी आप इसमें बता पाएंगे कि भाई ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो वॉट मीटर का प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो दो कॉइल्स होती हैं, कौन सी कॉइल होती है आपको बताया हुआ है, जो आपकी करंट कॉइल है पहला, और दूसरी आपकी होती है प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल को हम पीसीबी बोलते हैं, प्रेशर कॉइल होती है, और एक आपकी है करंट कॉइल, ठीक है, इसको बोलते हैं सीसी। इन दोनों जो आपकी कॉइल है, इनके बीच में आपका जो फ्लक्स होता है वो आपस में क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। इसको हम फाई सी बोल सकते हैं, फाई पी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, रिजल्टेंट टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो वो टॉर्क के कारण क्या होता है, हमारा जो रीडिंग आती है हमारी वॉट मीटर में, हमको रीडिंग मिलती है। ये तो आपका क्या हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटरेक्शंस ऑफ टू कॉइल्स। ये आपका प्रिंसिपल किसका है, वॉट मीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये प्रिंसिपल आपको क्या कहते हैं भाई। पहला प्रिंसिपल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आपका वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज इफेक्ट के कारण, कोई आवेश है उसके कारण उसमें अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं जो मैंने आपको समझाया, तो उस ऑप्शन को कैंसिल करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, किस सिद्धांत पर डिजाइन नहीं किया जाता, लेकिन ठीक है। अब आप आते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल का भी होता है, देखिए आपको ध्यान में रखना है, इस ऑप्शन को हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्लियर है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बात की। थर्मोकपल का इफेक्ट भी बोल सकते हैं भाई। थर्मोकपल का इफेक्ट क्या है कि आपको पता है कि किसी भी अगर आपके कंडक्टर में जो आप करंट सप्लाई करते हैं, जो सप्लाई हो रहा है क्वांटिटीज, उसके थ्रू आपका हीटिंग होता है, हीटिंग के थ्रू आपका जो इफेक्ट आ रहा है वो थर्मोकपल इफेक्ट होता है, ठीक है भाई। चलिए, ये भी है। अब तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका सेपरेट प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये कहता है किसी आयरन पीस के पास, अगर हम किसी आयरन पीस के पास अगर हम किसी एसी सप्लाई को हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई को हम इसमें एसी सप्लाई के नियरेस्ट हम देखते हैं, तो इसके साथ एक फोर्स काम करता है। जो फोर्स क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट होता है, आयरन कॉइल के साथ या आयरन पीस के साथ जो हमारा फोर्स होता है वो इंटरेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट शुरू होता है। तो आपका जो एमआई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज हम करते हैं आपका एसी के लिए भी करते हैं और डीसी के लिए भी करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है वो आपका किसका मैंने बताया, मूविंग आयरन का। तो वो प्रिंसिपल वो है, वो डिफरेंट प्रिंसिपल है वॉट मीटर के प्रिंसिपल से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये वॉट मीटर का ही प्रिंसिपल होता है, आपको ध्यान में रखना है। वॉट मीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमने ये आपको बताया, ये आपको इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये वाला जो तीन आपको दिए, एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा आपका दिया हुआ है बी, और तीसरा ऑप्शन दिया है। ये तीनों जो आपके जो प्रिंसिपल है, या आपका जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट कहां यूज होते हैं, आपके वॉट मीटर में यूज होते हैं। लेकिन मूविंग आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है और जिसका प्रिंसिपल है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट प्रिंसिपल है, किसके साथ, आपका जो वॉट मीटर यूज होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 में आया हुआ क्वेश्शन है, आरआरबी का क्वेश्चन है। देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन कहता है। ये कहता है, आपको देखिए लिखा है द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है कि विद्युत, ठीक है, विद्युत यंत्रों में सबसे प्रभावी डैम्पिंग का प्रारूप क्या होता है। आपको सोचना नहीं है मोस्ट इफेक्टिव डैम्पिंग कौन सी होती है, एडी करंट होती है। बताया हुआ है कि अगर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, एडी करंट का पार्ट आता है, ठीक है। एडी करंट आपकी मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग टॉर्क, सी ऑप्शन आ जाएगा, बता दिया आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका 15 का क्वेश्चन है, 2015 का। क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा है कि द डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज। पूछा है भाई कि आपको ये पूछा है कि डैम्पिंग बल केवल तभी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर कार्य करता है जब या तो वो मूविंग कर रहा हो, दूसरा स्टेशनरी हो, नियर फुल रिफ्लेक्शन, और तीसरा दिया जस्ट स्टार्टिंग टू मूव। हमने आपको बताया हुआ है कि आपका ये एक मेजरिंग सिस्टम है जिसमें आपकी स्केल्स दी है, ये आपकी फुल स्केल है, फुल स्केल वैल्यू दी है। तो ये आपकी क्या है, स्टार्टिंग, ये आपकी दी हुई है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ स्केल, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ स्केल, ठीक है। चलिए यहां आपका ये पॉइंटर था और आपकी दो पोजीशन मैंने ले ली। ये आपकी केस नंबर फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है जब आपका स्टार्टिंग हो रहा है, और ये आपका केस नंबर सेकंड है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है।
तो आपको याद रखना है कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कहां पर काम करेगा, वो आपको बताया फुल स्केल वैल्यू के साथ काम करता है। नियर आपको जब आपका जो पॉइंटर है या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जब फुल स्केल वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू पर आपको होगा तब ये काम करेगा। क्लियर, समझ पाए? तो यहां तक समझ में आया, ये वैल्यू आपको नियरेस्ट वैल्यू बताएगा, उस कंडीशन में आपका काम करेगा आपका कौन सा, ये डैम्पिंग आपका जो फोर्स है उस कंडीशन में काम करेगा, डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, लिखा है नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। मूविंग के लिए नहीं, मूविंग तो आपका यहां से यहां तक मूव होगा, कोई आपका जो डैम्पिंग टॉर्क काम नहीं करेगा या डैम्पिंग फोर्स भी नहीं लगेगा। आपको याद रखना है, अगर आपको टॉर्क भी बोल दिया जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स भी बात करें तो भी आपका यही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर आपका टॉर्क कर देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां देखते हैं आपका ये भी क्वेश्चन 2014 का है। देखिए आपका आरआरबी इलाहाबाद, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विच मीटर इंस्ट्रूमेंट मेजर ओनली डायरेक्ट करंट आर यूज्ड। पूछा है कि कौन सा मीटर यंत्र केवल डीसी को माप सकता है, केवल डीसी मेजरमेंट करता है। आपको बताना है भाई कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए भाई। पहला ऑप्शन आपका दिया मूविंग आयरन, ठीक है, दूसरा दिया परमानेंट मैग्नेट टाइप, दूसरा दिया है इलेक्ट्रो मूविंग टाइप और तीसरा दिया है हॉट वाट मीटर। तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, आपको बता चुका हूं ये मूविंग आयरन जो है वो आपको थोड़ी देर पहले लिखा है एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ये आपका पीएमएमसी जो परमानेंट मैग्नेट टाइप, इसको बताया हुआ पीएमएमसी हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए यूज करते हैं, डीसी के लिए, बी आपका आंसर आ जाएगा। हॉट वाट मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है, केवल आरएमएस वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था। आगे आ जाते हैं भाई, यहां देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं क्या आपको दिया हुआ है। लिखा है भाई ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट रीडिंग व्हेन यूज्ड एट। आपको पूछा है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो आपका इंस्ट्रूमेंट सही जो रीडिंग देता है, बोल सकते हैं कि हाई एक्यूरेट वैल्यू देता है, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो पहला दिया है लो फ्रीक्वेंसी, दूसरा दिया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी, तीसरा दिया है ओनली वन फ्रीक्वेंसी और चौथा दिया है ऑल फ्रीक्वेंसी सर्टेन वैल्यू। किसी भी वैल्यू पे आप निकालिए, आप यूज कीजिए तो वो वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में आपको ये कह दिया कि वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इसका आपका स्टेटमेंट याद रखना है कि जो आपको एमआई इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन जो होता है वो एक ही फ्रीक्वेंसी की डेफिनेट वैल्यू पे हायर एक्यूरेसी प्रोड्यूस करता है। उस कंडीशन में आपकी जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो ठीक है, रीडिंग सही कब देगा, जब आपका ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ यूज किया जाएगा, क्योंकि एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट हो सकता है। आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहां जाते हैं 2012 का क्वेश्चन है, ये आपका देखिए 2 बार क्वेश्चन आया है, एक बार भोपाल में उसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हुआ था आरआरबी का 2 बार आया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि एक कंपनसेटेड वॉट मीटर हैज इट्स रीडिंग करेक्टेड फॉर ए एरर ड्यू टू। पूछा है कि एक कंपनसेटेड वॉट मीटर है, इसकी रीडिंग त्रुटियों के लिए पूछा है कि कैसे, मतलब किसके कारण होती है भाई, एरर क्यों आता है। तो आपको बताया हुआ है जो कंपनसेटिंग आपका वॉट मीटर है, इसको हम फॉर्मेट में अगर काउंट करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया भाई 2 कॉइल, एक तो आपकी करंट कॉइल थी उसमें और दूसरा आपकी क्या थी, प्रेशर कॉइल थी। तो करंट कॉइल के लिए मैंने आपको बताया ये आपकी करंट कॉइल, ठीक है, ये आपकी करंट कॉइल हो गई, ये आपकी प्रेशर कॉइल हो गई। तो प्रेशर कॉइल क्या करती है आपको बताया हुआ, डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी सप्लाई के साथ और लोड के साथ आपकी जो वैल्यू कनेक्ट होती है जिस कॉइल के साथ वो आपकी होती है सीरीज कॉइल है, इसको बोलते हैं करंट कॉइल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एरर आता है कंपनसेटिंग वॉट मीटर में, जो रीडिंग में जो एरर आता है वो एरर क्यों आता है, उसका रीजन होता है कि जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है जब वो पावर को कंज्यूम करती है उसके कारण क्या आता है कि रीजन में आपको एरर डिस्प्लेस होता है, एरर आपको डिस्प्लेइंग दिखेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा पावर कंज्यूम इन ए प्रेशर कॉइल। ठीक है, आंसर सी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और बी भी कैंसिल होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मैं आपको बता चुका कि 2 कॉइल होती है, एक तो करंट कॉइल होती है जिसको हम सीरीज कॉइल कहते हैं, आपकी दूसरी होती है प्रेशर कॉइल। मैंने आपको डिटेल में बताया, पीछे आपके क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ आपके टर्न जो होंगे वो किसमें ज्यादा होंगे, वायर किसमें आपका थिन होगा, किसमें थिक वायर होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको बता दिया। ऑप्शन क्या होगा भाई, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये भी आपका 14 का क्वेश्चन है, आरआरबी गुवाहाटी का क्वेश्चन है 2014 का, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से दिया है तो थोड़ा देखेंगे इसको।
ये लिखा है बाय विच कैन द मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी डन। आपको पूछा है कि परावर्तित मतलब प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही है कि माप किसके द्वारा की जा सकती है। अरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नाम से आप जानेंगे कैसे कि आपको पता है कि जो आपका इंडक्शन एमीटर होता है, तो इंडक्शन मींस आपको समझ में आया, इंडक्शन मतलब क्या हुआ, आपकी जो सप्लाई है वो एसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। एमीटर, तो एमीटर की बात करेंगे, थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपको याद रखना है इसका फुल स्केल डिवीजन जो होता है वो आपका 300 डिग्री होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है ये इंडक्शन प्रोसेस पे काम करता है। भाई इंडक्शन प्रोसेस क्या, कि जो सप्लाई है वो फ्लक्स के थ्रू जो है इसमें क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में आता है। तो क्लियर हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको बताया पीएमएमसी की बात करेंगे तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी सप्लाई, ठीक है। मूविंग आयरन की बात करेंगे तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, एसी और डीसी दोनों में काम करेगा। फिर उसके बाद बात थी आपकी किसकी, ये आपकी बात की हुई है इंडक्शन एमीटर, इंडक्शन टाइप इंडक्शन एमीटर की बात करेंगे तो ये आपका केवल एसी सप्लाई को मेजरमेंट करेगा। ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऑप्शन आप लगा देंगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ये भी देखिए एलएमआरसी का क्वेश्चन है 15 में, आरआरबी अजमेर 14 में। ये आपका क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने लिखा हुआ है पीछे की स्लाइड पे कि जो आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरीके की रीडिंग देता है। आपको याद रखना है जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है हमेशा आरएमएस वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है भाई, आरएमएस वैल्यू आपको देता है, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देता है। हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर आपके घरों के अंदर पूछा जाता है भाई हाउस होल्ड सप्लाई आपकी किस टाइप की होती है, पीक वैल्यू आती है क्या, ये आपकी पीक वैल्यू होती है, या पूछा है दूसरा आरएमएस वैल्यू होती है, तीसरा आपका एवरेज वैल्यू होती है। आपको पूछा है भाई कौन सी वैल्यू होती है, तो आपको बताना है आपके घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो आरएमएस वैल्यू आती है। तो इसलिए आपको पता हो गया, बी आपका आंसर आ जाएगा। सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। ये भी आपका 2010 का क्वेश्चन है, देख लेंगे भाई। ये लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ठीक है भाई, इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज, पूछा है भाई एक इलेक्ट्रोडायनोमीटर यंत्र को निम्नलिखित में से किसके रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये बहुत ही यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम यूनिवर्सल क्यों लिया, इसका रीजन समझना होगा। इसका यूज मल्टीपल टाइम के लिए यूज कर सकते हैं भाई, मल्टीपल टाइप्स किस तरीके से, आपको अगर फ्रिक्वेंसी मीटर के फॉर्म में यूज करना है, पावर फैक्टर मीटर के रूप में यूज करना है, वॉट मीटर के रूप में यूज करना है, वोल्टेज VAR आपकी यूनिट है, वोल्ट एम्पियर आपका जो रिएक्टिव वैल्यू होती है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जितने भी नेम बताए, अब वो नेम्स में से आप कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। देखिए वॉट मीटर आ गया भाई, ठीक है, VAR मीटर भी आ गया, पावर फैक्टर मीटर मैंने बता दिया, फ्रिक्वेंसी मीटर बता दिया, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बता दिया। तो 1 2 3 आपका आंसर होगा। तो आप किसके साथ जाएंगे भाई, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ पाए, सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट बना के तैयार कर लेना है कि भैया आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं इसका। तो मैंने आपको बताया आंसर आपका आएगा डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। आपको पूछा है कि आपका जो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग किया जाता है। पूछा है भाई एसी के लिए, केवल डीसी के लिए। तो एसी के लिए मैंने आपको बताया अगर केवल एसी के लिए यूज करना होता तो उसके लिए आपको इंडक्शन टाइप, डीसी के लिए करना होता तो आपको बताया परमानेंट मैग्नेट टाइप, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि डायनोमीटर टाइप, तो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइप ऑफ मूविंग आयरन। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम इसमें जाएंगे दोनों के साथ। मतलब क्या हुआ, एसी के लिए भी यूज करेंगे और डीसी के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान दें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपनसेट एरर ड्यू टू। अब देखिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस आपको मालूम हो। देखिए ये क्या होता है कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है जिसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका कैसा रहता है, 0 रहता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है, ठीक है। और मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, आर की वैल्यू मिनिमम होती है
और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। ये आपका क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, MI बोल सकते हैं। मूविंग आयरन मत समझिएगा, यहाँ पे ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसके साथ में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो होता क्या है कि आपका जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो आपका एरर आता है, उस एरर को ये डिटेक्ट करके रिड्यूस करने का काम करता है, जिसका नाम है क्या, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको देखिए, पहला दिया है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा दिया है लार्ज सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। लार्ज सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो डी आपका क्या हो गया आंसर। तो लिखा है टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है उसके कारण जो आपका एरर प्रोड्यूस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू इसमें नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। सिंपल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 2009 का क्वेश्चन है आरआरबी का। आपको याद रखना है, मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। आपको मेजरमेंट के लिए जो आपकी क्लास कल हुई और जो आज आप क्लास देख रहे हैं, आपके पास इतना कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने के लिए बहुत है। आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। बस केवल आपको इतना करना है कि जो टॉपिक आपको यहाँ पर देखा, आपने सपोज दैट आपने यहाँ पर देखा MI, मूविंग आयरन देखा, तो मूविंग आयरन से रिलेटेड आप जितनी थ्योरी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, वो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर आपने पढ़ लिया वॉट मीटर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप आपने देख लिया। तो ये जो आपको बताते जा रहे हैं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो तो मैंने आपको साथ एक कराए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे टॉपिकों के बारे में हम डिटेल में कराएं, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको क्या करना है, एक समरी तैयार करनी है क्वेश्चन को प्रिपरेशन करने के लिए, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी लगा पाए। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आ जाते हैं। लिखा है कि विच टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता। ठीक है भाई, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तो हिस्टेरेसिस शून्य होती है। बताना है आपको भाई, हिस्टेरेसिस लॉस किस में 0 होता है, ये आपको बताना है भाई। हिस्टेरेसिस लॉस किस में 0 होता है, चलिए बताइए किसमें 0 होता है। एक बार देखिए, ये लिखा है मूविंग कॉइल, दूसरा लिखा है बोथ। बोथ का मतलब आपका ये वाला ऑप्शन थोड़ा बी आगे पीछे हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, MI, मूविंग आयरन। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया नन। तो मैंने आपको बताया PMMC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल के साथ जाएंगे तो हम MC के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में दिया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ओनली इन डीसी मेजरमेंट। आपको पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र केवल डीसी माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-2 के पेयरिंग में आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। 2-2 की जो पेयरिंग है उसमें आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन दिए आपको एक बार देखना होगा। देखिए, पहला दिया है PMMC टाइप, तो बिल्कुल सही है भाई। PMMC टाइप आपका पता है, आपको डीसी पे यूज करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिया है डायनोमीटर। डायनोमीटर आपका एसी पे और डीसी दोनों में चलता है। शेडेड आपका किस पे यूज करते हैं, ये केवल एसी पे काम करता है। और आपका इलेक्ट्रोलाइट मीटर ये केवल डीसी पे काम करता है। तो आपको डीसी के इन दोनों की पेयरिंग दिख लीजिए, आपको आंसर कहां दिखता है भाई, ए और डी आपका कहां आ रहा है, ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो मेजरमेंट है इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जो आपने क्वेश्चंस देखे इन दोनों दिनों में, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की। इसके बाद आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मैंने टॉपिक बता दिए उनको आप कवर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि क्वेश्चंस आपको फैक्ट्स के रूप में मिलेंगे। कैलकुलेशन आपको मोस्टली नहीं करनी होगी, न्यूमेरिकल बहुत ही मिनिमम आते हैं, इसलिए मैंने उन पर सेक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो करना है जो एग्जाम में आते हैं। आपको सबसे पहले यही जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यही मालूम हो गया कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका वो टाइम बचेगा जो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। ये 2 दिन में जो आपने देखा, जो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट देखा, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।